पर लगा कि ये बहुत ख़ास बातें हैं, और ये ख़ास बातें अगर इस मिसाइल के साथ हैं और ये ज़मीन पर हमारे साथ उतरती है तो भारत पूरा गेम चेंज कर देगा। न केवल साउथ एशिया की बात हम कर रहे हैं, एशियन रीजन की भी काफ़ी गेम चेंजिंग की हालत होगी। 6,000 से 10,000 किलोमीटर की रेंज, यानी अग्नि 5 से करीब दोगुनी रेंज इसकी होगी, और जो इसकी स्पीड बताई जा रही है करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ज़बरदस्त स्पीड होगी। शायद इस स्पीड से ही ट्रैक कर पाना इसको मुश्किल होगा। कितना अहम है इस मिसाइल का हमारे फोर्सेस के साथ जुड़ना। धन्यवाद राजीव जी, आपने मुझे इसको इनवाइट किया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे। और हमारे साथ गुप्ता जी भी हैं जो साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के। अब एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दुश्मन को हराने के लिए आपको क्या आपके पास क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोक ना पाए। बिकॉज आज हमने देखा है जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, ईरान इसराइल को भी आप देख लीजिए, और सिंदूर में भी हमने देख लीजिए, तो कुछ हद तक एयर डिफेंस सिस्टम्स के पास काबिलियत है, वो आपकी मिसाइल्स को रोक सकते हैं। और आपने इसराइल को भी देखा कि इतना पुख्ता एयर डिफेंस सिस्टम था, उसके बावजूद वो रोक नहीं पाए। तो अगर हम इस मिसाइल की बात करें, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि 5 के प्लेटफॉर्म पे बनी है, खासियत क्या है इस मिसाइल की कि सबसे पहले मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल इस मिसाइल का हिस्सा है। इसका ये मतलब है सिंपल टर्म्स में आपके व्यूअर्स के लिए कि ये एक मिसाइल नंबर ऑफ टारगेट्स को एड्रेस कर सकती है। और जब इसका प्रोपल्शन सिस्टम, ये जब री एंट्री व्हीकल इस्तेमाल हो जाती है इस मिसाइल में, तो इसके पास मल्टीपल मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल दूसरा हिस्सा है इस मिसाइल का। और तीसरा हिस्सा इस मिसाइल का है पोस्ट बूस्ट व्हीकल। तो ये तीन चीजें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है इस मिसाइल में, जिससे उसको क्या काबिलियत मिलती है। सबसे पहले जब मैंने बताया कि आपको मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, ये आपके स्पेस में चली जाती है, आपका दुश्मन इसको पहचान नहीं पाएगा। और जब ये एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगी, एक्सोस्फेयर से एटमॉस्फेयर में अंदर आएगी, तो इसके पास एक मैनूवरेबल री एंट्री व्हीकल है जो एक पोस्ट बूस्ट व्हीकल का हिस्सा है। इसका मतलब कि ये जो पोस्ट बूस्ट व्हीकल इसमें शामिल किया गया है, ये मल्टीपल वॉरहेड्स को रिलीज करेगा। इसको मेरा ये मतलब है कि 4 से 6 इसकी क्षमता है कि आप इसमें तकरीबन 6 मल्टीपल वॉरहेड्स आप इसमें लगा सकते हैं। और हर एक वॉरहेड अपने आप को अलग से प्रोग्रामिंग करता है। तो इसका मतलब कि अगर आपने चाइना में वार करना है, और अगर एक चाइना के कमांड कंट्रोल सिस्टम्स को आपने टारगेट किया, तो 5,000 किलोमीटर दूर आप एक दूसरे टारगेट को भी चाइना में आप इसको एड्रेस कर पाएंगे। और तीसरा आपका टारगेट 3,000 किलोमीटर दूर आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। इसका मतलब कि दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पता नहीं चलेगा कि इसको कहाँ कहाँ से अटैक आ रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड भी आप इससे लॉन्च कर सकते हैं। देख लिए, हम नॉर्मली ऐसी मिसाइल्स बनाते हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड को एड्रेस करती हैं 100 से 350 किलोटन, बट ये नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड 7.5 टन्स का आप इस मिसाइल से लॉन्च कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट है कि बंकर बस्टिंग रोल भी इस मिसाइल में है। आपने इसको देखा यूएस के
GBU 57 बंकर बॉस्टिंग बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए थे। अब ये इसको मिसाइल के पास क्षमता है। अब बस उसकी आपको रेंज उसकी हमको कम करनी पड़ेगी। 2500 किलोमीटर तक कोई भी अगर टारगेट है, और अगर आप एक न्यूक्लियर साइट के अंदर जाना चाहते हैं, उनको बंकर के अंदर आप इसको 50 मीटर 100 मीटर जाना चाहते हैं, तो ये इसको मिसाइल की आपकी क्षमता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, आप इसको एयर से भी फायर कर सकते हैं, ग्राउंड से भी फायर कर सकते हैं, ठीक। सी से भी फायर कर सकते हैं। तो ठीक है। एक ट्रायड का काम करता है। और एक लास्ट पॉइंट है, ये एक इसके पास जो डिसेप्शन फीचर्स हैं, यू इनफ्लेटेबल डेकॉयज हैं, वो भी लॉन्च होते हैं इस सिस्टम को, जिसको मैंने आपको बताया। पोस्ट बूस्ट व्हीकल से आपका चैफ भी लॉन्च होता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स हैं। तो दुश्मन के आपने जब वॉरहेड्स अपने लॉन्च किए, तो आपने डिकॉयज भी उसके साथ लॉन्च किए, तो दुश्मन को पता नहीं चलेगा असली कौन है और नकली कौन है। नकली एक कौन है, हमने एग्जैक्टली। बचपन में एक इसको राजेश खन्ना की मूवी देखी थी, असली और नकली। तो ये उसकी तरह एक आपका सिस्टम आपका बन गया है। ये ये दुश्मन को ये पता नहीं ये चलेगा असली कौन है और नकली ये कौन कुछ उसी खेल की तरह है जो शायद एक वैसे इसको मिलिटरली या भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने तो कभी एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पाकिस्तान जिन राफेल को गिराने की बात कर रहा है वो एग्जैक्टली राफेल नहीं थे। वो राफेल की फ्रीक्वेंसी एमिट करने वाला कोई और सिस्टम था जो राफेल के साथ था, और दरअसल उसे हिट किया गया और उस पर ताली बजा दी गई। खैर, इसमें कितनी डिटेल है मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि मैं अभी अग्निपुत्र की बात कर रहा हूं। रवि सर, इसकी सबसे बड़ी खासियत जो मैं अपनी जानकारी देखते हुए जो मैंने इससे पहले बताई, एक तो वो कि ये 25,000 किलोमीटर की स्पीड, ये बियॉन्ड इमेजिन है। इतनी भी स्पीड अटेन की जा सकती है। क्या हम इसमें स्क्रैमजेट इंजन का यूज कर रहे हैं, या आप बेहतर तरीके से हमें बताएंगे रैमजेट इंजन है, स्क्रैमजेट इंजन है, क्योंकि दर्शक उसके बारे में भी जाने। और दूसरा, S-400 और थर्ड की बहुत बात होती है और इन्हें बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में माना जाता है। क्या ये उन्हें भी इजीली टारगेट कर सकते हैं? नमस्कार राजीव जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा आप एक से एक करके आप बड़े रोचक टॉपिक लाते हैं डिस्कशन के लिए, और बड़े अहम टॉपिक होते हैं ये। देखिए, क्या है कि भारत ने 2012 में पहली बार अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया था। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण 2012 में किया गया था, ये एक टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल था, जिसकी ट्रेजेक्टरी हम जब कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, तो वो उसमें जो प्रोपेलेंट है वो एक समय तक उसको एनर्जी प्रदान करते हैं, उसको स्पेस में। जैसे हमने अभी कुछ ही दिन पहले देखा, हमने निसार लॉन्च किया गया ISRO के GSLV से, तो वो एक समय तक उसके रॉकेट्स ने काम किया, उसके बाद वो अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अब वहां तो हमें सैटेलाइट को वहां कक्षा में स्थापित करना था, यहाँ क्या है कि हमें इसको वापस पृथ्वी पर लाना है, टारगेट की तरफ लाना है। तो उसके बाद फिर जो होता है, जो 2012 में लॉन्च किया गया था, वो टिपिकल बैलिस्टिक की जो ट्रेजेक्टरी है उसको फॉलो करेगा, यानी कि एक ऊंचाई तक जाने के बाद वो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण नीचे आना शुरू हो जाएगा। और अग्नि-5 की मैं उसी की बात करूं तो वो जिस समय टारगेट के नजदीक आ रहा होता है उसकी 25 मैक की स्पीड होती है। मैक का मतलब है एक 342 या 343 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 मैक की ध्वनि की गति से 25 गुना अधिक गति से उड़ आ रहा होता है। उसमें कोई इंजन नहीं होता उस समय, वो खाली जो एनर्जी उसको एक बार रॉकेट मोटर्स ने दे दी, और उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यही काफी होता है उसको इतनी गति प्रदान करने के लिए। बल्कि मैं सच कहूं तो ये एक इतनी अधिक गति एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाती है, क्योंकि उसके कारण हवा से जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होती है, उसके कारण उसका तापमान लगभग जो आकार नोज कोन है, लगभग 4 से 5,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच जाता है, जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हमने 1989 में 1889 में पहली बार हमने जो अग्नि का जो परीक्षण किया था, वो बेसिकली इसी चीज को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए था कि हाँ, हम री एंट्री करा सकते हैं। अब आते हैं उसके बाद क्या होता है। देखिए, ये जो युद्ध में जो भी सामान इस्तेमाल होता है,
अब अगर हम बात कर रहे हैं इस समय मिसाइल्स की, तो देखिए एक है आक्रामक। अग्नि 5 एक आक्रामक मिसाइल है अपने टारगेट तक अपने वारहेड को पहुंचाने के लिए, और दूसरा होता है रक्षात्मक, कि उसको कैसे रोका जाए। इन दोनों की जो जद्दोजहद है, जो एक आपस में कंपटीशन है, ये हमेशा चलने वाला है। एक टेक्नोलॉजी आती है जो ज्यादा एडवांस होती है पहले से अधिक अटैक करने के लिए, उसके बचाव के लिए फिर दूसरी टेक्नोलॉजी लाई जाती है, फिर दोबारा से उनको कैसे काउंटर किया जाए, वही काम हमारे यहाँ डीआरडीओ में भी लगातार चलता रहता है। कि जिस समय 2012 में हमने लॉन्च किया, हमें बहुत आगे तक का सोच के चलना था और उन टेक्नोलॉजी पे काम करते चले आ रहे थे। तो आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले एक दिव्यास्त्र का लॉन्च किया गया जी था जी 2024 मार्च में। तो जिस समय अग्नि 5 था, जिसका इंडक्शन ऑलरेडी हो चुका था उस समय तक, वो केवल एक वारहेड लेके जाता था, और दिव्यास्त्र के अंदर मल्टीपल वारहेड थे। क्यों थे? क्योंकि यही एक जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको काउंटर करने का एक तरीका है, जैसे जनरल साहब ने बताया अभी, कि हम एक की जगह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल स्पेस में जाने के बाद वो एक मिसाइल से 8, 10 या और अधिक अलग अलग वारहेड में तब्दील हो जाते हैं। अब इनमें से कोई आवश्यक नहीं है कि हम चाहें तो हम 10 के 10 उसके अंदर वारहेड हो सकते हैं, न्यूक्लियर वारहेड हो सकते हैं या जो भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें वारहेड की जगह कुछ और चीज भी हो सकती है। वो क्या होंगी, वो आवश्यकता के अनुसार उसको निर्णय लिया जाता है। डेकॉय हो सकता है। डेकॉय का मतलब होता है कि वो देखिए, उनको देखने वाला कौन है? रडार है। रडार काम करता है कि यहाँ से हमने जो किरणें भेजी टकरा के वापस आएंगी और वो बताएंगे कि ये क्या चीज हो सकती है, उसका आकार क्या है, उसकी गति क्या है। इन चीजों को वो उस वापस आई हुई किरणों के आधार पे होता है। अब हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, पेंट्स होते हैं और कुछ चीजें होती हैं, प्लस उसके अंदर रडार अपने लगाए जाते हैं, तो वो होता छोटा है दिखता बड़ा है, या होता बड़ा है दिखता छोटा है। जी। जब हम ये करते हैं कि बड़ा है और छोटा दिखाना चाह रहे हैं, उसी को हम स्टेल्थ कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हम कभी छोटा है तो बड़ा भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया था आपके राफेल के केस में, कि वो जो छोटे छोटे जो डेकॉय होते हैं, उनमें ऐसा इंतजाम किया जाता है कि उनका रडार सिग्नेचर एक बड़े विमान के जैसा आता है। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके जो अलग अलग मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स हैं, उनके अलग अलग प्रयोग में लाने के लिए हम अब सक्षम है। वो हम दिव्यास्त्र डेमोन्स्ट्रेट ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर आती है बात एक मैन्यूवरेबिलिटी की, इसे कहते हैं कि मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल, हमने उसको भी डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, दिव्यास्त्र में ही कर चुके हैं। तो ये सब चीज जो है, हम काफी हद तक इन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और कितना डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, ये तो खैर सेना के निर्णय की बात है। जहां तक टेक्नोलॉजीज का सवाल है, मैं पूरे डंके की चोट पे कह सकता हूं कि भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी से भी कम नहीं। भारत जितनी ये चीजें बना रहा है ना सर, ये अपने दुश्मनों को काउंटर करने के लिए बना रहा है। और जब आप जैसे सीनियर लोग इस बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो क्षमा के साथ मेरा दुश्मन समय हो जाता है और मैं उस दुश्मन को काउंटर करने के लिए अब तक कुछ नहीं बना पाया हूं। आप लोगों से माफी मांगते हुए सिर झुकाऊंगा, क्योंकि ये इस दुश्मन से मुकाबला करना मेरे सामने थोड़ा सा, हो सकता है आप लोग मुझे आगे चलकर कोई ऐसी चीज समझा दें जिससे मैं इस दुश्मन से भी लड़ पाऊं। फिलहाल मेजर जनरल राजन कोचर सर, आपने समय निकाला, और रवि सर आपने समय निकाला। आपके जरिए मैंने चीजों को जाना, और यकीन मानिए जब आप लोग बताते हैं तो जाकर मैं एक बार चीजों को फिर से पढ़ता हूं, उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी मुझे भी पता चलती हैं, दर्शकों को भी पता चली होंगी। बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।